हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ को एक बार और रिमाइंड करते हैं। क्या होता है कि जब दो चार्जेस होते हैं हमारे पास, उन दो चार्जेस को जब पास पास में लाया जाता है तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स जो अप्लाई होता है वो उस लाइन के साथ में अप्लाई होता है जो दोनों को ज्वाइन कर रही होती है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देम, उन दोनों चार्जेस को लाइन जो ज्वाइन कर रही होती है उसके साथ में वो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, और इसकी वजह से अगर इस पे फोर्स लगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये समझ में आ रही है? ये दोनों सेम चार्जेस थे इसलिए इन दोनों को रिपेल कर दिया। अगर ये दोनों अलग अलग चार्जेस होते हैं, विपरीत चार्जेस होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपनी तरफ खींचता हुआ रहेगा, चल आजा भैया इधर आजा मेरे पास, और ये वाला बंदा ये वाला चार्ज इसको अपनी साइड बुलाएगा, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया कूलम्ब लॉ। अच्छा, इसका डेरिवेशन आपने लिखा था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। इतना ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम दो चार्जेस की बात कर रहे थे, अब इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमको वेक्टर फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे समझिए। मान ली दो चार्जेस हमने मान ली Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 दो चार्जेस मान लिए, ये XYZ तीनों एक्सिस के अलोंग है या XYZ तल में है ये। ठीक है, तो इनके जो डायरेक्शंस होंगे, या यूं समझ लीजिए कि Q1 की जो पोजीशन होगी वो X में भी कुछ होगी, कुछ X में चलना पड़ेगा, कुछ Y में, और कुछ ऊपर इस तरीके से ऊपर Z में चलना पड़ेगा, तब हम जाके Q1 के पास पहुंचेंगे। सेम टू सेम कुछ X में, कुछ Y में और कुछ Z में चलने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, Q2 के पास। ठीक है, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो Q1 की जो पोजिशन वेक्टर है वो मान लिया हमने R1 है, और Q2 की जो पोजिशन वेक्टर है वो हमने मान लिया क्या है, R2 है। इतना ठीक है। तो R1 क्या हो गया हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, एंड R2 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। चलो इतना समझ में आया। पोजीशन वेक्टर कैसे हुआ, पोजीशन उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, मतलब वो XYZ तीनों तल में अगर हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन तो होगी। तो हमने R1 मतलब Q1 की एक मान ली R1, और Q2 की एक मान ली R2। इतना ठीक है। अच्छा, वही ये दो चार्जेस भैया एक दूसरे जब पास पास में है तो एक दूसरे पे फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस Q2 ने इस Q1 पे लगाया तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा, राइट, और इस Q1 ने इस Q2 पे लगाया तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है क्या, इधर F1 पे 2 की वजह से लग रहा है, तो 1 2 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहां पे क्या जाएगा F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इस 2 पे, किस पे, 2 पे 1 की वजह से जो लग रहा है वो F21 हो जाएगा, और 1 पे 2 की वजह से जो लग रहा है वो F12 हो जाएगा। इतना ठीक है क्या, वेरी गुड। तो अब आगे बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की। अच्छा, यहाँ पे हम जब 3D में लेके चल रहे हैं तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, और इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 2 है, इस साइड पे अगर मैं आया, यहां से यहां आया तो क्या हो जाएगा, ये R12 वेक्टर। कैसे हुआ, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक ट्रायंगल लॉ होता है और उससे भी समझा दूंगा, और एक आपका जो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल डेफिनेशन जो आपकी है उससे भी समझ जाएंगे। देखिए R12 हो गया, ये 1 से 2 तक की जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R12 हो गई। अच्छा, कैसे निकाला इसको, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो R12 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख दूंगा, R2 माइनस R1। अरे फाइनल पोजीशन R2 हो गई ये वाली, इनिशियल पोजीशन R1 हो गई, और यहां से यहां के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या लिखूंगा, चलिए बताइए, R21। अरे बात समझ में आ रही क्या, R21 ही लिखूंगा ना, इधर से जा रहे हैं इधर, 2 से 1 के लिए जा रहे हैं, R21। अच्छा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगी वो कैसे लिखाएगी, R1 माइनस R2, क्योंकि जो यहाँ पे है स्टार्ट यहाँ से हुआ है, एंड यहाँ पे हो रहा है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज R1 माइनस R2, तो हमारा R21 इस तरीके से लिखा जाएगा।
समझ में आ रही इतनी बात? R21 कैसे लिखा और R12 हमने कैसे लिखा? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट को कहा जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया, एक बार और देख लेते हैं। R12 जो था आपका वो इस डायरेक्शन में है पोजीशन वेक्टर, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और R जो 21 है वो इस डायरेक्शन में है, इस वजह से ये R1 माइनस R2 लिखा जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल आपकी पोजीशन वेक्टर होती है। अच्छा, इसको ट्रायंगल से कैसे कर सकते हैं या त्रिभुज के नियम से कैसे कर सकते हैं? आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जब दो साइड सेम डायरेक्शन में हो रही हो, सेम डायरेक्शन या कह लो कि एक लाइन जो ज्वाइन हो रही है ये और ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो R2 को आप कैसे लिख सकते हो? R2 इज इक्वल टू हो जाता है ये R1 प्लस इस डायरेक्शन में कौन आ रहा है? R12। ओके, तो यहां से R12 का वैल्यू आपका हो जाएगा R2 माइनस R1। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो ट्रायंगल के नियम से, जो आपका वेक्टर का था, राइट? 11th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। या R12 भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो जिस तरीके से आपने R12 निकाला, सॉरी R21 भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, R12 जो है आपका, R12 ये इस डायरेक्शन में है और R21 उस डायरेक्शन में। ओके, इतना समझ में आ गया। अब यूनिट वेक्टर की बात अगर कर लूं मैं, तो यूनिट वेक्टर R12 कैसे निकलेगा? R12 कैप, तो ये हो जाएगा R12 अपॉन मोड ऑफ R12। सही है क्या? ऐसे तो निकालेंगे। अरे आपने यूनिट वेक्टर निकाला होगा, वेक्टर में ये सब चीजें सारी चीजें आज की जो है अपनी वेक्टर की चल रही है। ठीक है, और R21 वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो R21 कैप, सॉरी, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मोड या ये कह लो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ठीक है, कहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये भी पता है F12 क्या है? अरे F12 ये क्या होता है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, और F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, आपको अगर फोर्स F12 और F21 निकालना आ गया, आपको R12 कैप और R21 कैप कैसे निकाला वो आ गया। पोजीशन जो आपका, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना आ गया। पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आया। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है ओरिजिन के अकॉर्डिंग, और इसकी पोजीशन क्या है ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ये हमने R1 वेक्टर मान लिया था या R2 वेक्टर मान लिया था, बस। इसके बाद इस लॉ में कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ईजी है। वहीं से शुरू करेंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो आपका कूलम्स लॉ था। तो अगर मैं F21 निकालूं तो क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन F21। देखिए F21 आपका इस डायरेक्शन में, इसके साथ में मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा लूंगा? ये या ये जो सेम डायरेक्शन में वो ले लूंगा। तो R12 सेम डायरेक्शन में इसके, और R21 तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो मैं इसके साथ में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा ले लूंगा? R12 का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा आपका R12 का स्क्वायर। ठीक है क्या? और इसका R12 का कैप क्यों लिया? क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में इस फोर्स को फाइंड करना है। किस डायरेक्शन में होगा? ये R12 की डायरेक्शन में। ठीक है, तो F21 को मैं क्या लिख सकता हूं? K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 अपॉन R12। ये अपन ने निकाला इसका पोजीशन, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब हो जाएगा, और R12 वेक्टर। समझ में आ रहा है कितना? चलिए, ये ऑलरेडी R12 जो है इसका स्क्वायर जब हो रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, और माइनस साइन का कोई रोल नहीं ले रहा है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये खुद में मैग्नीट्यूड था यूनिट वेक्टर के अलोंग। ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ में। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और R12 कैप। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए मैं ए दे देता हूं। ठीक है, इतना ओके। इसी तरीके से आप
F12 निकालेंगे। F12 वेक्टर बराबर K, Q1 Q2 की वैल्यू आपके पास वही रहेगी। अब यहाँ पे F12 है तो आपका जो पोजीशन वेक्टर F12 के लिए क्या हो जाएगा, ये R12 तो रहेगा नहीं, R21 होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 स्क्वायर सॉरी, और ये हो जाएगा R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या, चलिए आपका F12 फाइनल क्या निकल के आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इसको मान लीजिए अपन ने इक्वेशन नंबर बी दे दिया। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन ए और बी है यही कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, राइट। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस एक जैसे दिख रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। R12 और R21 जो आपकी है मैग्नीट्यूड वो तो सेम ही होना है ऑब्वियसली। दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर निकाल लिया तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब ये बात हो जाती है R21 और R12 की। ठीक है, R12 और R21 की देखिए कैसे। R12 आपका इस डायरेक्शन में है और R21 आपका उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। और अच्छे से, अरे भैया यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था कि दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे तो फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग थी, ये इस केस में भी और ये इस केस में भी। तो आपका कूलम्स लॉ जो कहता है कि भाई फोर्स तो अप्लाई होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा उतना ही फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो हमारी डायरेक्शन अब क्या निकली है देखिए, मैं यहाँ पे F21 को माइनस ऑफ F12 लिख सकता हूँ क्या? हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कूलम्स लॉ के दोनों फॉर्म पढ़ लिए हैं। तो दोनों फॉर्म यही कहते हैं कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स 1 के द्वारा 2 पे अप्लाई किया गया फोर्स और 2 के द्वारा 1 पे अप्लाई किया गया फोर्स, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये समझ में आ गई है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।